नमस्ते। क्रिसमस की मशहूर कहानी में एक चमकते हुए तारे का जिक्र आता है जो कुछ बुद्धिमान लोगों को एक नए जन्मे राजा तक ले जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये 2000 साल पुरानी एक खगोलीय पहेली है जिसे आज सुलझाया जा सकता है? चलिए आज हम इस ऐतिहासिक जासूसी मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीर है ये उन्हीं मागी यानी बुद्धिमान लोगों की यात्रा को दिखाती है। सदियों से इस सफर ने लोगों को अपनी तरफ खींचा है, लेकिन वो जिस तारे का पीछा कर रहे थे वो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हजारों सालों से बड़े बड़े विद्वान इस पर बहस करते आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर बेथलेहम का तारा असल में कोई एक तारा था ही नहीं? तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में उतरते हैं, जो है ये शाश्वत रहस्य। अब देखिए, इस केस को सुलझाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक, कह सकते हैं, चश्मदीद गवाह का बयान है और वो मिलता है मत्ती के सुसमाचार में। इसमें लिखा है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। बस ये एक लाइन, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुराग है और इसमें वो सारी जरूरी जानकारी छिपी है जिसकी हमें जरूरत है। तो ठीक है, अब वक्त है हमारी मेन एविडेंस फाइल को खोलने का, इस प्राचीन ग्रंथ से मिले सुराग। तो मत्ती का ग्रंथ हमें एक तरह की चेकलिस्ट देता है। किसी भी खगोलीय घटना को बेथलेहम का तारा मानना है तो उसे इन सभी शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, उसने जन्म और राजशाही का संकेत दिया हो। दूसरा, उसका यहूदी राष्ट्र से कोई कनेक्शन हो। तीसरा, वो एक बिल्कुल सटीक समय पर दिखाई दिया हो। चौथा, वो पूर्व में उगा हो। पांचवा, वो लंबे समय तक आसमान में बना रहा हो। और आखिरी और शायद सबसे रहस्यमय शर्त, ये तारा मागी के आगे आगे चला और फिर बेथलेहम के ऊपर जाकर रुक गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गवाह थे कौन। ये मागी सिर्फ बुद्धिमान लोग नहीं थे, ये फारस या बेबीलोन के बहुत शक्तिशाली दरबारी ज्योतिषी थे, राजाओं के सलाहकार। ये वो लोग थे जो सितारों की भाषा पढ़ते थे। तो जब ये लोग कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो अब बारी है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सस्पेक्ट्स की लिस्ट देखने की और हम हर एक से हमारी चेकलिस्ट के आधार पर सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं धूमकेतु और नोवा, यानी अचानक से आसमान में चमकने वाले तारे। हाँ, ये दिखने में तो बहुत शानदार होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि धूमकेतुओं को अक्सर शाही जन्म का नहीं बल्कि तबाही का संकेत माना जाता था। और दूसरी बात, अगर कोई इतना चमकीला तारा या धूमकेतु होता तो उसे राजा हेरोदेस समेत हर कोई देखता, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये हमारी चेकलिस्ट के दो सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फेल हो जाते हैं। लेकिन ग्रहों का संयोग, हाँ, ये एक बहुत मजबूत सुराग है। ये वो घटनाएं होती हैं जब आसमान में ग्रह एक दूसरे के बहुत पास आते हुए दिखते हैं। ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, लंबे समय तक दिखते हैं और मागी जैसे एक्सपर्ट्स के लिए इनका गहरा ज्योतिष्य मतलब होता है। और सबसे खास बात, ये आम लोगों की नजर में आए बिना निकल सकते थे। ये हमारी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा हो सकता है। लेकिन रुकिए, हमारी जांच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पूरी कहानी की टाइमलाइन या कहें कि घटनाओं की सही तारीख का पता लगाना एक शख्स की मौत पर टिका है। देखिए, इस पूरे केस की चाबी एक ही चीज है, राजा हेरोदेस की मौत की सही तारीख। मत्ती का सुसमाचार साफ कहता है कि यीशु का जन्म हेरोदेस के राज में हुआ था। तो अगर तारे को खोजना है तो पहले ये पता लगाना होगा कि हेरोदेस की मौत हुई कब थी। बहुत समय से ये माना जाता था कि हेरोदेस 4 ईसा पूर्व में मरा था और इसे उस साल हुए एक चंद्र ग्रहण से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस ग्रहण और अग्नि पासओवर त्योहार के बीच सिर्फ 30 दिन का फासला था और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस बीच कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। ये सब कुछ सिर्फ एक महीने में हो जाना इतिहासकारों को ये लगभग नामुमकिन लगता है। और इसी वजह से विद्वानों के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई, जिससे दो अलग अलग टाइमलाइन सामने आती हैं। पहली, 4 ईसा पूर्व की थ्योरी जो एक छोटे चंद्र ग्रहण पर आधारित है और सिर्फ 30 दिन का वक्त देती है। लेकिन दूसरी है 1 ईसा पूर्व की थ्योरी जो 10 जनवरी को हुए एक पूर्ण चंद्र ग्रहण पर आधारित है। ये सभी घटनाओं के लिए 90 दिनों से भी ज्यादा का समय देती है। और बस यही एक मोड़ हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देता है और हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है।
तो अब हमारे पास 2 पक्की टाइमलाइंस हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों के लिए हमारे पास मजबूत खगोलीय उम्मीदवार भी हैं जो हमारे सुरागों से पूरी तरह मेल खाते हैं। थ्योरी नंबर 1, यह हेरोदेस की 4 ईसा पूर्व वाली मौत की तारीख पर आधारित है। इसके मुताबिक 7 और 6 ईसा पूर्व में बृहस्पति और शनि ग्रह का मीन राशि में एक बहुत ही दुर्लभ तिहरा संयोग हुआ। ज्योतिष के हिसाब से मीन राशि का सीधा संबंध इजराइल से था। महान खगोल शास्त्री योहानिस केपलर ने 17वीं सदी में सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। मतलब मागी के लिए ये सीधा सीधा इशारा था कि इजराइल में एक राजा आने वाला है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, जो हेरोडेस की 1 ईसा पूर्व वाली मौत पर आधारित है और ये और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। 3 और 2 ईसा पूर्व में आसमान में 9 बड़े संयोगों की एक पूरी सीरीज हुई। यहाँ मुख्य किरदार थे बृहस्पति यानी राजा ग्रह और शुक्र यानी माता ग्रह, और ये सब कुछ हुआ सिंह राशि यानी शाही नक्षत्र में, ठीक रेगुलस यानी राजा तारे के पास। इसका क्लाइमैक्स था 17 जून 2 ईसा पूर्व को, जब बृहस्पति और शुक्र एक होकर एक बेहद चमकदार तारे की तरह दिखे। ये मागी के लिए एक ऐसा सिग्नल रहा होगा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो चलिए इन दोनों थ्योरीज को आमने सामने रखकर देखते हैं। पहली थ्योरी बृहस्पति शनि संयोग पर है, जिसका मतलब था इजराइल में मसीहा राजा का जन्म। दूसरी थ्योरी बृहस्पति शुक्र संयोग पर है, जो एक शाही राजाभिषेक का प्रतीक था। लेकिन वो सबसे रहस्यमयी सुराग याद है, रुकने वाला तारा। देखिए, दूसरी थ्योरीज की एक जबरदस्त वजह बताती है। बृहस्पति की उल्टी चाल। जब पृथ्वी से देखने पर कोई ग्रह आसमान में पीछे की ओर चलता दिखता है तो एक पॉइंट पर वो स्थिर नजर आता है, और ऐसा ही 25 दिसंबर 2 ईसा पूर्व को हुआ, ठीक बेथलेहम के ऊपर। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में आ पहुंचे हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी एक को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि सारे सबूतों को सामने रखकर उनकी पड़ताल करना था। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि तारा शायद कोई एक अकेली घटना थी ही नहीं। ये असल में आसमान में होने वाली घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी जिसे देखा जा सकता था। इसका असली मतलब तो मागी जैसे विशेषज्ञों ने समझा, जिन्होंने इसे भविष्यवाणी के चश्मे से देखा। तो आखिर में सवाल वही रहता है, बेथलेहम का तारा क्या था? एक चमत्कार, एक कोरा मिथक, या फिर तारों में लिखा गया एक संदेश जिसे पढ़ने के लिए बस सही नजर की जरूरत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विज्ञान, इतिहास और विश्वास के चौराहे पर खड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है।